हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री विद्या विहार। दिस इज श्रेया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज़ को स्टार्ट किया था। उसी सीरीज़ में ये आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाल रखा है, जो कि चैप्टर 1 विविधता का है और चैप्टर 2 सरकार का है। चैप्टर 2 जो सरकार है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर था, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो कि फैब में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर अदर टेट का एग्ज़ाम जो बच्चे देंगे, या फिर वो बच्चे भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं जिनको कि एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी इस सीरीज़ में आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। कोई भी टर्म आपके एनसीईआरटी से इसमें से छूटेंगे नहीं, आपको सारा एकदम क्रिस्प वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको क्या जानना है, इस वीडियो में ये है कि आपको सारा चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी इस सीरीज से रिलेटेड एक और सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जो कि एमसीक्यू का सीरीज है, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, जिसको कि गेम चेंजर सीरीज नाम दिया गया है। उस सीरीज में आपको चैप्टर, जैसे मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ सारे चैप्टर्स, सेम चैप्टर के आपको सारे पीवाईक्यूज आपको उस सीरीज में, गेम चेंजर सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज अगर आपने फॉलो किया, जो चैप्टर वाइज सीरीज है और उसके एमसीक्यू सीरीज है, तो आपके एनसीईआरटी के जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में या फिर अदर टेट में या फिर अदर एग्जाम्स में आते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो। ठीक है। और क्या जानना है, और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे सीरीज़ के प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, जैसे कि जो बच्चे सीटेट दे रहे हैं उनको सीडीपी का भी पढ़ना होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें भी सारे पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इसमें आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, इसके फर्स्ट चैप्टर का, और जो सेकंड चैप्टर सरकार है उसका पार्ट 1 का, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि मैं भी इससे मोटिवेशन मुझे भी मिले, और मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहूँ, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध बना है, जबकि तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बना है। क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, विवाद चलता है, कावेरी नदी को लेकर विवाद चलता है। क्योंकि ये कावेरी नदी है जो कर्नाटक में भी बहती है और तमिलनाडु में भी बहती है। तो उसी पे जो जो नदी का, जो कावेरी नदी का जो पार्ट कर्नाटक में है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है? कृष्णा सागर बांध बना हुआ है। जबकि तमिलनाडु में जो ये कावेरी नदी का पार्ट है, उस पर मेट्टूर बांध बना हुआ है। तो ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई पीवाईक्यू है। ठीक है, इसको आप याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है पार्ट 2। ठीक है, यहाँ से पार्ट 2, एक बार मैं माइक चेक कर लूँ सब सही है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्थानीय सरकार व प्रशासन। हमें क्या पढ़ना है आज? लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो स्थानीय सरकार का अर्थ क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। स्थानीय सरकार का तात्पर्य है कि एक ही ऐसी सरकार जिसमें स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी की जाती है। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय सरकार क्या है? एक ऐसी सरकार जो स्थानीय स्तर पर किसी, मतलब सबसे जो ये अगर हम स्तर देखें, लेवल देखें, तो केंद्रीय स्तर होता है, फिर राज्य स्तर होता है, फिर स्थानीय स्तर होता है। तो स्थानीय स्तर सबसे लोअर लेवल का होता है। तो स्थानीय स्तर पर जो जनता द्वारा शासन किया जाता है, वह प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे आप चुनाव करते हैं एमएलएस का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है, विधायकों का। जैसे जनता है जो अपना प्रतिनिधित्व डायरेक्ट चुनकर भेजती है कहाँ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी वहां पे भेजती है। और इसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हुआ? जब एमएलए चुने जाते हैं, वो तो जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो जब चुनते हैं अपने एमएलए, जो चुनते हैं अपने में से, जैसे मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो वो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। जनता नहीं चुनी है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को कौन चुन रहे हैं? एमएलए चुन रहे हैं। लेकिन
कैसे चुन रहे हैं? जो एमएलएस को जनता ने चुना है वही एमएलएस अपने मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, उस पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। तो उस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ जनता द्वारा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ? जब एमएलएस को चुनेंगे, ठीक है। और जब अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ? जब जब वही एमएलएस मुख्यमंत्री को चुनेंगे, ठीक है। आगे है, भारत में स्थानीय सरकार का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय सरकार के जो जनक हैं वो उनको किनको माना जाता है? ये वाइसराय लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इनका यहाँ भारत में कार्यकाल था 1880 से लेके 1884 को में था। और इनको है जो स्थानीय सरकार का मतलब जो लोअर लेवल का जो सरकार होता है, लोअर लेवल नहीं कह सकते हम, कि मतलब स्थानीय स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत हुआ, नगर पालिका हो गया, ये सब स्तर पर, ठीक है। तो इस पे है जो सरकार का, स्थानीय सरकार का जनक किसको माना जाता है? वॉइसराय जो थे उस समय लॉर्ड रिपन थे। इनका कार्यकाल था 1880 से लेके 1884 तक। भारत में पंचायती राज का जनक, अब यहाँ बोल रहा है, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। एक क्या बोल रहा है? स्थानीय सरकार, यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। स्थानीय सरकार का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। और पंचायती राज, स्थानीय सरकार ओवरऑल है, यानी सबको, जैसे नगर वाला भी हो गया और ग्राम वाला भी हो गया, लेकिन पंचायती राज सिर्फ गांव वाला है, सिर्फ ग्राम वाला है। तो इसके जनक किसको माना जाता है? इसके जनक माना जाता है बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन PYQ है, ध्यान में रखिएगा। स्थानीय सरकार किसी भी देश में लोकतंत्र की प्रारंभिक सीढ़ी होती है। मतलब डेमोक्रेसी है अगर किसी देश में, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी ही है, ठीक है। तो इसका सबसे प्रारंभिक से मतलब लोकतंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये होता है स्थानीय सरकार से सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे प्रारंभिक सीढ़ी होती है। अंतर लोकतंत्र का प्रथम स्तर है, यानी अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र का प्रथम स्तर क्या क्या है, तो वो स्थानीय सरकार है। जैसे सबसे पहले बेसिक लेवल पे अगर चुनाव होता है, सबसे पहले जनता किसको चुनती है? अपने एमएलएस को चुनती है। तो ये लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां आपको फ्रीडम है, जनता जहां शासन कर रही है और अपना प्रतिनिधित्व सरकार में चुनकर भेज रही है, ठीक है, तो उसको लोकतंत्र बोला जाता है। तो सबसे बेसिक यानी सबसे प्रारंभिक प्रथम स्तर कौन सा है? स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार का विकास, अब क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मतलब कैसे जो हमारा आज का जो अभी का टाइम पीरियड है और जो पहले का टाइम पीरियड था, यानी वैदिक काल कह सकते हैं, मुगल काल कह सकते हैं, मतलब जो हिस्ट्री है हमारा, तो स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे स्थानीय सरकार बनी, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। प्राचीन काल में भारत में सरकार का स्वरूप स्थानीय स्तर पर ही निर्धारित होता था। पहले बहुत बड़े लेवल पे सरकार नहीं था कि केंद्रीय लेवल पे होंगे, फिर राज्य स्तर पर होंगे जैसे कि अभी है, फिर होंगे जो स्थानीय स्तर पर होंगे। पहले सबसे पहले स्थानीय स्तर पर ही होता था, राजा महाराजा होते थे, ठीक है। भारत में, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य, ठीक है, ये जो भारत का यहाँ का पार्ट है, यहाँ का आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे चोल साम्राज्य की स्थानीय प्रशासन सबसे आदर्श व्यवस्था समझी गई थी। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो चोल साम्राज्य है सबसे अच्छी प्रशासन व्यवस्था किसकी थी? तो जो दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, उसका जो प्रशासन व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था, वो सबसे अच्छी मानी गई थी। चोल साम्राज्य के तहत स्थानीय सरकार को केंद्रीय साम्राज्य से पूर्ण स्वायत्ता थी। मतलब उस वो केंद्र साम्राज्य के अधीन नहीं आता था। कौन? चोल साम्राज्य, उसको पूर्ण स्वायत्ता थी, फ्रीडम था उसका, ठीक है। स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के लिए एक स्पष्ट संहिता बनाई गई थी जिसमें उनकी योग्यता, मतलब जो स्थानीय सरकार जब बनती थी उस समय, तो एक प्रतिनिधियों के लिए जो उसमें चुने जाते थे उनके लिए एक स्पष्ट संहिता बनाई गई थी जिसमें उनकी योग्यता यानी उनकी कैपेबिलिटी, कार्य प्रणाली, उनका कार्य क्या था, स्वरूप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। भारत में मध्यकाल में स्थानीय सरकार के विकास में रुकावट आई। स्टार्टिंग में तो स्थानीय सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जब मध्यकाल आया तो उस समय स्थानीय सरकार का विकास में रुकावट आई। स्थानीय प्रशासन पर किस चीज क्यों रुकावट आई? क्योंकि उस पर धर्म व उसकी कार्य प्रणाली का प्रभाव पड़ा। मतलब जहां धर्म, अगर किसी चीज में अगर धर्म बीच में अगर घुस जाता है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता ही है। आधुनिक युग में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्थानीय सरकार में विकास प्रक्रिया की शुरुआत हुई। फिर जब आधुनिक युग आया, आधुनिक युग किसको बोलते हैं? जब ब्रिटिश आया था इंडिया में, तब
तब का। तो आधुनिक युग जब आया, ब्रिटिश साम्राज्य जब आया, स्थानीय सरकार में विकास प्रक्रिया की शुरुआत हुई, मतलब स्थानीय सरकार में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और विशेषकर कब, जब लॉर्ड रिपन, और ये लॉर्ड रिपन का काल हमने पढ़ा था कब का था, 1880 से लेके 1884 तक का था, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार को स्वायत्ता व उसके कार्य क्षेत्र के विस्तार को संवर्धन दिया। मतलब लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार के ये में बहुत क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया था। स्थानीय सरकार की स्वायत्ता मतलब स्थानीय सरकार को फ्रीडम मिले, वो खुद मतलब हर चीज काम करने के लिए वो फ्री रहे, किसी के दबाव में ना रहे, संप्रभु रहे। उसके कार्य क्षेत्र के विस्तार को संवर्धन दिया गया, और इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय, इसीलिए क्यों कहा जाता है लॉर्ड रिपन को सरकार का स्थानीय सरकार का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके विस्तार में बहुत उन्होंने स्वायत्ता दी थी। स्थानीय सरकार का संवैधानिक पहलू, अब हम ये देखते हैं कि मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें स्थानीय सरकार का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है, ये देखना है हमें, है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 40 है में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ पे है, डीपीएसपी, डीपीएसपी, ये है जो कौन सा है, भाग 4, ये आप याद करिए, भाग 4 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक है, यानी आर्टिकल आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो उसी के बीच ये 36 से 51 के बीच में ही 40 आता है ना, तो 40 जो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 है, वो राज्यों से नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगी। यानी आर्टिकल 40 में अगर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायत का गठन करेगा कौन, राज्य, ये कहाँ उल्लेख किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, जिसमें कहा गया है कि, और नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये ऐसा ये है कि ये नीति निर्देशक आपको भविष्य में इस पर आपको कानून बनाने हैं। संविधान ने कहा है कि राज्य को या फिर केंद्र को भविष्य में इसके ऊपर कानून बनाने चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ कोई बाध्य नहीं कि आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बनाने चाहिए, ऐसा मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि संविधान सजेशन दे रहा है कि आपको इस पर काम करना चाहिए। उसी तरह कहा गया है कि राज्य है जो ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है कि आपको बनाना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 40 में कहा गया है। और ये क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि भाग 4 में आते हैं, और इसके आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल है, ठीक है। तो आपका मोटा मोटा यहाँ पे डीपीएसपी भी थोड़ा सा कवर हुआ है। संविधान में अनुच्छेद 243, ठीक है, ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 से लेके 243 ओ, ठीक है, तक पंचायत का व अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगर पालिका का प्रावधान किया गया। मतलब बोला ये जा रहा है कि संविधान में जो पंचायत से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है वो कौन है, मतलब और भी है, जैसे जैसे ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर अनुच्छेद पूछा जाता है और ऑप्शन में रहता है कि 243 से लेकर 243 ओ, और रहता है अनुच्छेद 40, तो ये दोनों ही रिलेटेड है ना ग्राम पंचायत से। ये क्या पूछा, रिलेटेड पूछ रहा है, तो ये दोनों ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या बोलते हैं, एक से उपयुक्त ऑप्शन अगर होता है तो ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि संविधान में है जो पंचायत से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं जो कि डीपीएसपी में नहीं आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्या, 243 से लेकर 243 ओ तक। और इसमें बताया गया बहुत सारी चीज कि पंचायत का क्या काम होगा, कैसे होगा, ये सब इसमें रखा गया है। तो जो पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद है वो कौन से, यहाँ पे 243 से लेकर 243 ओ तक है। और जो नगर पालिका, यानी यहाँ पे जो है नगर पालिका का अनुच्छेद है 243, यानी ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो जो ओ के बाद यानी सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया, उसके बाद नगर पालिका के बारे में बोला गया। तो 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक है, ठीक है। प्रावधान में पंचायत व नगर पालिका का प्रावधान में पंचायत व नगर पालिका का प्रावधान संविधान के क्रमशः यानी सीक्वेंस वाइज है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। संविधान में कितने शेड्यूल्स है,
ये मूल संविधान में 8 थे, फिर उसके बाद उसमें और ऐड किए गए 4, तो अभी है 12 अनुसूची। ठीक है, 12 शेड्यूल्स है। यही 12 शेड्यूल्स में जो 11वां शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? न पंचायत से रिलेटेड है, और जो 12वां शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि शेड्यूल कौन सा है, पूछा जा सकता है क्या, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पंचायत से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है और नगर पालिका से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है। तो सिंपल सी बात है, 11वां है जो वो पंचायत राज से है, और 12वां है जो वो नगर पालिका से है। ठीक है, 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया ना कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी, तो 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 73वें जब संविधान का अमेंडमेंट हुआ था उस समय, और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 1993 में हुआ। ऐसे बिल आया था 1992 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, जिसके तहत पंचायत का को 29 विषयों का प्रावधान किया गया। ठीक है, पंचायत है तो मतलब उनको 29 सब्जेक्ट दिए गए कि पंचायत इस पे काम करेगी, ये सब्जेक्ट पे काम करेगी। ठीक है, तो ये बताया गया। और ये कब हुआ था, अगर आप इसका डेट जानना चाहते हैं तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये हुआ था 24 अप्रैल 1993, और शायद इसी दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12वीं अनुसूची, अब ये 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान, मतलब पहले अगर पंचायत का संविधान संशोधन पूछा जा रहा है आपसे तो वो हुआ था 73 और अमेंडमेंट, और ये था नगर पालिका का अमेंडमेंट था क्या? 74 अमेंडमेंट। लेकिन ईयर दोनों का सेम ही है, यानी एक ही ईयर में 2 अमेंडमेंट हुए होंगे। ठीक है, तो ये भी 19 ये ये भी बिल 1992 में ही आया था, लेकिन 1993 में आप कह सकते हैं लागू हुआ था। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि वो क्या पूछा जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में इनको संविधान संशोधन के 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस अनुसूची के तहत नगर पालिका को, यानी नगर पालिका को कितने सब्जेक्ट दिए गए जिसपे वो प्रावधान किया, जिसपे वो बना सकते हैं कानून, काम कर सकते हैं? 18 सब्जेक्ट दिया गया। ठीक है, और यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका, इसका डेट जानना चाहते हो तो 1 जून को ये आया था बिल, 1 जून 1992। ठीक, संविधान में पंचायत का प्रावधान राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायत का प्रावधान अगर पूछा जाए, जैसे सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, ये आपने सुना होगा ना, केंद्र सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, समवर्ती सूची क्या होता है। ठीक है, और ये सूची, ये जो सूची है समवर्ती, ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको कौन से अनुसूची में रखा गया है? इसको रखा गया है 7th ये में, शेड्यूल में। ठीक है, तो 7th में रखा गया, और इसमें कहा गया सब, मतलब केंद्र, इसको भी सब्जेक्ट दिया गया कि केंद्र है जो कितने सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, राज्य है जो कितने सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। तो केंद्र आई थिंक सो अभी अभी उसका ये 100 सब्जेक्ट हो गया केंद्र का, केंद्र है जो 100 सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं, जो विदेशी मामले होते हैं, रेलवेज होते हैं, सिटीजनशिप होता है, नागरिकता होता है, वो सब पे केंद्र कानून बनाएगी। ठीक है, और जो केंद्र क्यों कानून बनाएगी सिटीजनशिप पे? क्योंकि हमारे देश में वन सिटीजनशिप का कानून है। ऐसा नहीं कि राज्य का आपको अलग नागरिकता लेना पड़ेगा और देश का अलग नागरिकता लेना पड़ेगा। इसीलिए अगर एक नागरिकता है तो कानून कौन बनाएगा? ऑफकोर्स केंद्र बनाएगा, है ना। और राज्य सूची को सब्जेक्ट दिया गया था सबसे पहले 66, फिर उसमें से 5 घटा दिए गए, और अभी करेंट में 61 सब्जेक्ट है राज्य के पास जिसपे वो कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगी, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है दोनों के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य, तो मान्यता किसके को मिलेगा? केंद्र को मिलेगा। केंद्र के प्रावधान को मान्यता मिलेगी, जो केंद्र बोलेगा उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह ये सूची है राज्य सूची, तो यानी पंचायत जो सब्जेक्ट है वो किसको मिला है? वो राज्य को मिला है। ठीक है, अंतः पंचायत के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कानून व अन्य प्रावधान बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार पर। मतलब पंचायत से रिलेटेड अगर कोई कानून बनेगा, कोई लॉ बनेगा, तो वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है,
भारत में स्थानीय सरकार का स्वरूप त्रिस्तरीय है। ये मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था, सरकार के पार्ट 1 में पढ़ा दिया है मैंने कि कितने स्तर के सरकार है, कितने स्तर के स्थानीय सरकार है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत है, सबसे ये ऐसे हायरार्की जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। तो ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड, फिर जिला पंचायत या पंचायत जिला समिति, और इसको हम लोग पंचायत समिति भी बोलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति, आप मेरी राइटिंग पे नहीं जाए, ठीक है, समझने पे फोकस करें। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत भी बोलते हैं और इसको जिला समिति भी बोलते हैं। जबकि नगर पालिका के तहत क्या होता है, सबसे लोअर लेवल का होगा नगर पंचायत, फिर नगर समिति और नगर पालिका, ठीक है। इसको ये बोलेंगे, जिसको हम लोग इसको नगर निगम भी बोलते हैं, यहाँ पे आप नगर निगम भी लिख सकते हैं, निगम, इसको हम लोग नगर निगम भी बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में, जूम हो गया थोड़ा सा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में पढ़ना है। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा सिंपल सा क्या है कि एक पंचायत के क्षेत्र में, मतलब एक पंचायत है अगर, जैसे ग्राम पंचायत, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, वयस्क किसको बोला जाएगा, जो 18 प्लस है, ठीक है। तो उन सभी को ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, उसकी भी कुछ एक क्राइटेरिया है, ठीक है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र, यह है क्राइटेरिया, कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में, मतलब जो ये वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम हो में उल्लेखित हो, ऐसे ग्राम समूह को ही ग्राम सभा कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ग्राम सभा के सदस्य किनको कहा जाएगा, जो कि एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में वो रहते हो, वो आते हो, और उनका जो नाम है वो वहां के वोटिंग लिस्ट में आता हो और वो 18 प्लस हो, बस ये क्राइटेरिया है, तो वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। एक गांव की एक ग्राम सभा हो सकती है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी टर्म पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो एक गांव की एक ग्राम सभा हो सकती है और एक गांव की दो ग्राम सभा भी हो सकती है। मतलब पूछा गया था ये कि ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि एक गांव की एक ग्राम सभा हो सकती है, हाँ एक गांव की एक ग्राम सभा हो सकती है, लेकिन एक गांव की दो ग्राम सभा भी हो सकती है। और ग्राम सभा क्या, मैंने अभी बताया आपको, वो क्षेत्र जिसमें वैसे लोग रहते हो जो कि 18 वर्ष से ऊपर हो और जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में आता हो, वोटर लिस्ट में आता हो, ठीक है। तो एक गांव में जो एक ग्राम सभा भी हो सकती है और दो ग्राम सभा भी हो सकती है। एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा भी हो सकती है। अगर कोई गांव छोटा है तो दो गांव को मर्ज कर दिया जाता है और एक ग्राम सभा बना दिया जाता है ना। ग्राम पंचायत का काम क्या है, यानी फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, ठीक है। एक ग्राम पंचायत जो होता है, एक सेकंड रुकिए। एक ग्राम पंचायत जो होता है वो छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम समझे कि ये अगर ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये इसको अगर हम ग्राम पंचायत बोल रहे हैं, तो इसको आप लोग छोटे छोटे वार्डों में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे वार्डों में डिवाइड किया जाता है, यानी छोटे क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। अब एक ग्राम पंचायत बड़ा है तो बड़ा पे ज्यादा नहीं अगर फोकस हो पाता है, तो उसको छोटे छोटे वार्डों में डिवाइड किया जाता है और सबको फिर अपना अपना कार्य क्षेत्र दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये जो हर एक वार्ड होता है, यहाँ पे इलेक्शन होगा, ठीक है। हर एक वार्ड में हर एक वार्ड में इलेक्शन होगा, और यहाँ जनता है जो अपना अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी, ठीक है। यहाँ पे जनता अपना अपना प्रतिनिधि चुनेगी, जिसको क्या कहा जाता है, वार्ड पंच कहा जाता है। जिसे चुना जा रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, वार्ड पंच का नाम दिया जा रहा है। अब देखते हैं, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सचिव होता है, और जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का एक सचिव होता है, यह एक सरकारी कर्मचारी होता है, ये चुनाव नहीं जाता है, इसको इलेक्ट नहीं किया जाता है, ये एक मतलब ये गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना होता है। ये सारे जितने भी लाइन्स हैं वो सारे पीवाईक्यूज है, एक भी लाइन छोड़ने लायक नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और अपना नोट्स बनाइएगा। सारे पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस किए होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हर एक लाइन पीवाईक्यू है।
तो सचिव का काम क्या होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक बुलाता कौन है, तो ये बुलाता है सचिव। ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा का सचिव होता है और ये गवर्नमेंट कर्मचारी होता है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? ये जो भी चर्चा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हो रही है उसका रिकॉर्ड रखता है वो। अब क्या है वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव स्तर पर, मतलब ग्राम पंचायत बनाया क्यों गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका क्या काम है? ऐसे ही ऐसे ही तो नहीं बनाया गया होगा ना। तो उसका क्या काम है? तो उसका मुख्य कार्य होता है गांव स्तर पर सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व इत्यादि मूलभूत सुविधाओं प्रदान करना। मतलब अगर एक राज्य है तो हर मुख्यमंत्री है जो हर एक गांव में आके बिजली आया कि नहीं, शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं हमारी जनता का, नहीं देख पाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसको छोटे छोटे स्तरों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्षद है जो वो चुने जाते हैं ताकि वो अपने वार्ड का ये क्या बोलते हैं विकास कर सके, है ना। तो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, किसको? अपनी जनता को। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में, मतलब जो क्षेत्र गांव, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? जो उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आ रहे हैं उसके विकास कार्यक्रम लागू करना। ठीक है, विकास के कार्य को देखना, उसको लागू करना, कार्यक्रम बनाना, हर चीज में वो पार्टिसिपेट करता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। मतलब कुछ राज्य होता है जिसमें ग्राम सभा क्या करती है? काम करवाने के लिए, यानी विकास के काम कराने के लिए क्या बनाती है? समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, जैसे कुछ रोड बनाना है, ये बनाना है, तो उसके लिए क्या बनाया जा रहा है? समिति बनाया जा रहा है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के भी होते हैं और कुछ पंचायत के भी होते हैं। जैसे पंचायत के हो जाएंगे जो पंच लोग होंगे वो हो जाएंगे, ग्राम सभा में तो सभी आ जाते हैं जो कि 18+ है और जो कि वोटर लिस्ट में आते हैं, आता है जिसका नाम। ठीक है, तो वो हो जाएंगे। तो समितियों में इन सबको नियुक्त किया जाता है। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। ग्राम पंचायत, कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करता है ना, तो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत, ग्राम पंचायत को पैसा आता कहाँ से, मिलता कहाँ से है, तो ये देखना है। ये भी पूछा हुआ है। ये सारे जो लाइन्स है ये सारे स्टेटमेंट्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कहाँ से है, तो उसमें ऑप्शन था कि घरों एवं बाजारों में लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि है जो वो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं, जो भी योजनाएं चलती है की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ग्राम पंचायत है उसको राशि आवंटन करता कौन है, देता कौन है, तो कौन देता है? जिला पंचायत देता है। क्यों देता है? क्योंकि जिला पंचायत है जो अपर है, ग्राम पंचायत का अपर लेवल क्या है? ग्राम पंचायत तो लोअर लेवल है, तो उसका अपर लेवल कौन सा है? अपर लेवल है जिला पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत है जो, और या फिर जनपद है जो, वो है जो राशि जो देती है ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए, वो भी उसका आय होता है। ठीक है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, मतलब एक ग्रुप, मतलब वो जो ग्रुप है उसको जो दिया जा रहा है काम है उसको, उसके लिए जो दान मिलता है वो भी उसके आय के ही में ये में आते हैं, स्रोत में आते हैं। गांव का प्रशासन, अब देखते हैं कि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज किया जाता है। प्रत्येक गांव का एक निश्चित थाना क्षेत्र होता है। ठीक है, आपने सुना होगा अपने अपने गांव में, जो गांव में रह चुके हैं या फिर जो शहर में भी रहे उनको ही पता होगा कि गांव में प्रत्येक गांव का एक निश्चित थाना होता है। जैसे ये एक गांव है तो इसका एक निश्चित थाना होगा, यानी पुलिस स्टेशन होगा। ठीक है, थाने में गांव के सभी लोग फौजदारी व दीवानी मामलों को, ठीक है, के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं। फौजदारी व दीवानी मामलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। गांव के सभी जमीन या भूमि का अभिलेख कौन रखता है? गांव में जितने भी जमीन या भूमि है उसका अभिलेख, उसका लेखा जोखा कौन रखता है? पटवारी रखता है, जो कि जिसके जो अधिकार क्षेत्र में होता हो। ठीक है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो गांव में जो जमीन है उसको नापता कौन है, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो पटवारी रखता है।
अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। किसको? पटवारी को। तो पटवारी को हम लोग लेखपाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहीं कर्मचारी भी बोला जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी भी बोला जाता है, और कहीं कानूनगो भी बोला जाता है। ये जो लेखपाल वाला वर्ड है ना, और कानूनगो वाला और कर्मचारी वाला, ठीक है, ये तीनों पूछे हुए क्वेश्चन है, ये वाले। तो ये आपको वर्ड्स को अपने ध्यान में रखना है। कानूनगो किसको बोला जाता है, लेखपाल किसको बोला जाता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये एक क्यों छोड़ना है, एक भी ये भी याद करना है, ग्रामीण अधिकारी, ठीक है, किसको बोला जाता है, पटवारियों को बोला जाता है। और पटवारी कौन होते हैं? जो गांव का जमीन है उसका लेखा जोखा रखते हैं, सिंपल सी यही बात है। पटवारियों के पास क्षेत्र नापने व अलग अलग विधियां होती है, नापने के लिए जो होती है, अलग अलग तरीके से वो क्षेत्र को नापते हैं। कहीं कहीं पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। ये जंजीर भी पूछा हुआ है कि इस जंजीर को बोला क्या जाता है, तो इस जंजीर को जरीब बोला जाता है, ठीक है। ऐसे तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहे होंगे तो आपको ये लिखा लिखा है सारा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि इसमें सारे जितने भी मेन मेन वर्ड्स हैं, ऐसे तो सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वर्ड्स आपको हाईलाइट किया हुआ है उसको आपको याद करना है, ठीक है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। किससे? पटवारी है जो ये किसानों से क्या करता है, टैक्स वसूलता है उसकी भूमि का, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। मतलब सरकार को बताता है कि इस हमारे क्षेत्र में, एरिया में जितने कौन कौन से फसल उगाए जा रहे हैं, किसान उगा रहे हैं, और वहां का जो टैक्सेस होता है वो भी सरकार को वो देती है, पटवारी को दिया जाता है। और पटवारी अपने पैकेट में नहीं रखते हैं, वो आगे मतलब सरकार के पास जाती है। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जो जमीन से जुड़े जो भी मामले हैं उसमें जो जिलों को है, जो जैसे ये अगर जिला है तो इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक पटवारी पूरे जिले को नहीं देख सकता ना, ठीक है। तो इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। मतलब ये अगर एक बड़ा वाला जिला है तो ये सब क्या है, उसके उपखंड है, ठीक है, जिसे तहसील बोला जाता है। यानी जिला पहले बड़ा होगा क्या, जिला, फिर आएगा तहसील, और उसको तालुका भी बोलते हैं, तहसील या तालुका। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। क्यों जिला अधिकारी होता है? क्योंकि सबसे ऊपर जिला होता है ना, तो उसका अधिकारी को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, जिला अधिकारी बोलेंगे। और फिर उसके जिला के नीचे क्या आता है, यहाँ पे तहसील आता है, तहसील या तालुका। तो जो इसके अधिकारी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तहसीलदार बोला जाता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। तो यानी इस लेवल से अगर आप समझे तो सबसे पहले जिला आएगा, फिर आएगा तहसील या तालुका, और फिर अगर कोई क्षेत्र है जो पटवारी को दिया गया है तो यहाँ पे जो इसके अधिकारी होंगे वो क्या होंगे, जिला अधिकारी। जो यहाँ पे तहसील या तालुका के अधिकारी होंगे उसको तहसीलदार बोलेंगे। और जो ये क्षेत्र मिला है किसको, पटवारी को, तो इसको हम लोग तो पटवारी बोलते हैं इस अधिकारी को। और इसके काम का निरीक्षण कौन करेगा, ये करेंगे तहसीलदार, क्योंकि ये इससे ऊपर है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नगर पंचायत। गांव का हो गया कंप्लीट। नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत, तो नगर नगर पंचायत का अगर हम पढ़ें तो नगर पंचायत का पहले हम प्रशासन पढ़ेंगे। नगर को अनेकों वार्ड में विभाजित किया गया है। यहाँ पे भी जैसे ग्राम को विभाजित किया गया था उसी तरह नगर को भी अनेक वार्डों में विभाजित किया जाता है। वार्डों के सदस्य को क्या कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है, ठीक है। जो वार्डों के सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्षद कहते हैं। पार्षद का चुनाव कौन करता है, जनता करती है, यानी पार्षद का इलेक्शन होता है। पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पार्षदों की समितियां बनती हैं, और पार्षद है जो विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। जबकि उन्हें लागू करने का काम कौन करता है, आयुक्त करता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ठीक है, जो पार्षद है वो निर्णय तो लेते हैं, सॉरी, गला खराब है। पार्षद है जो वो समितियों और पार्षद है जो विभिन्न मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। लेकिन उस निर्णय, अगर एक मान लिया वो एक नियम लाएंगे, एक लागू, एक समिति बन गई, ठीक है, एक लॉ बना दिया उन्होंने, अपने दायरे में रहकर जिस चीज पे वो लॉ बना सकते हैं वो बना दिया उन्होंने, तो उसको लागू कौन करवाएगा, तो उसको लागू करवाएगा आयुक्त, उस जगह का आयुक्त जो कमिश्नर होगा, जिसको हम लोग प्रशासनिक कर्मचारी भी कहते हैं, ठीक।
आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है। जैसे कि वहां पे ग्राम में ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन कर रहा था, सरकार कर रहा था, सरकार उसकी पेमेंट को दे रहा था। उसी तरह नगर में जो प्रशासनिक कर्मचारी होंगे या आयुक्त बोला भी जाता है, उसको नियुक्त कौन कर रही है, सरकार कर रही है, और इसको वेतन भी कौन दे रही है, सरकार दे रही है। अब देखते हैं नगर निगम का कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ नगर निगम, और इसको हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको हिंदी इंग्लिश वर्ड दोनों याद रखना है, क्योंकि ये सब भी बहुत एग्जाम में किया जाता है कि हिंदी में ही आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख के दे दिया जाएगा, तो उस समय बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको नगर निगम भी याद करना है, और इसको नगर समिति भी बोलते हैं, इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। नगर प्रशासन के प्रमुख कार्य नगरों में साफ सफाई, इसका काम क्या होता है, नगरों में साफ सफाई, नगरों में सड़कों का रख रखाव, पानी का निर्माण व रख रखाव, पानी का निर्माण तो नहीं करते होंगे, मतलब पानी का रख रखाव जैसा, शिक्षा व्यवस्था रखना व स्वास्थ्य हेतु चिकित्सालय व औषधि केंद्रों का निर्माण व व्यवस्था करना। जैसे आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना, तो ये सब कौन मैनेज करता है, नगर निगम मैनेज करता है। नगर निगम के आय के स्रोत क्या क्या होता है, जैसे हमने ग्राम का पढ़ा कि उसका आय का स्रोत क्या होता है, घरों से कर लेना, फिर जो भी वो बन ये डेवलपमेंट का काम करते हैं उसके लिए जो उनको ये मिलता है, क्या फंड मिलता है, किससे, अपने अपर लेवल से, ठीक है, जिला पंचायत से, उसी तरह नगर निगम का हम आय का स्रोत देख रहे हैं। आय के स्रोत में सबसे अधिक राशि करों से प्राप्त होती है, इनको भी सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, टैक्स मिलता है। जिन लोगों ने के अपने घर होते हैं, जिनका अपना नगर में घर होता है, वो क्या देते हैं, संपत्ति कर देते हैं, यानी अपना प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, किसको, नगर निगम को, जो कि उनका आय का स्रोत होता है। पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है, मतलब अगर नगर निगम पानी अवेलेबल करा रही है, मतलब पानी तो बाय नेचर आता है, लेकिन कब कितने टाइम में कहाँ देना है, किस एरिया में पानी देना है, किस एरिया में रोकना है, कहाँ बिजली देना है, वो सब अगर मैनेज करती है, कौन करता है, नगर निगम मैनेज करता है। और ये सब सुविधाएं देती है, और उसके लिए उनको क्या दिया जाता है, जनता से टैक्स देती है जनता, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ, थैंक यू। इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, जो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सरकार का, तो इसका मैं आप क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगी, और वो आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, मेरे गेम चेंजर सीरीज में मिलेगा। तो ये सीरीज कौन सा फॉलो करना है आपको, एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज, जो कि चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर आपको अगर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको गेम चेंजर सीरीज को भी फॉलो करना होगा, ठीक है। उस ये फॉलो करना होगा इन द सेंस कि आपको पढ़ना है सारे मेरे ही चैनल पे, श्री विद्या विहार चैनल पे, तो आप वहां पे विजिट करके सारे सीरीज पे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक सीरीज ये देखिएगा कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, फिर नेक्स्ट सीरीज ये देखिएगा कि गेम चेंजर सीरीज में आपको सारे पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि सारे सीटेट के पीवाईक्यूज है, टेट के पीवाईक्यूज है, या फिर अदर एग्जाम्स के भी पीवाईक्यूज है, क्योंकि आगे चल के मैं टीआरई का भी, टीआरई 4 होने वाला है, जो बीपीएससी का टीआरई 4, उसके लिए भी आगे कुछ सोच रही हूँ कि उसके लिए भी क्लासेस को लाऊं, तो वो भी चलेगा। तो वो सारे मतलब आपको बहुत ही अच्छे लेवल की क्लास मिलेगी एनसीईआरटी की, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में तो यही बोला जाता है आप एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़िए, थॉरोली पढ़िए। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सिंसियरली पढ़ पाते हैं एनसीईआरटी को, लेकिन कुछ बच्चे टू द पॉइंट खोजते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं बंद करते हैं, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसे ही वीडियोस लाने के, और अपना जितना एनर्जी है अपने इस चैप्टर पे, अपने डाटा पे थ्रो करूँ, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूँ, और आपके लिए ये क्लास मतलब बहुत हेल्पफुल साबित हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।